नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम किसी साधारण चैप्टर की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक टाइम मशीन में बैठने वाले हैं। एक ऐसी टाइम मशीन जो हमें ले जाएगी आज से 100 साल, 500 साल नहीं, पूरे 5000 साल पीछे। सोच कर देखिए, एक ऐसा समय जब पिरामिड बन रहे थे, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जो आज के सबसे आधुनिक शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। और आज हम लेखक ओम थानवी जी के साथ उनके यात्रा वृतांत अतीत में दबे पांव के जरिए उस सभ्यता के सबसे बड़े महानगर की गलियों में घूमेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक हिंदी का चैप्टर नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का सफर होने वाला है। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है मोहनजोदड़ो, जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। जैसे ही लेखक यहाँ पहुँचते हैं, उन्हें पता चलता है कि इस नाम का मतलब है मुर्दों का टीला, यानी माउंट ऑफ द डेड। ये नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि जब इस जगह की खुदाई शुरू हुई तो यहाँ बहुत पुराने इंसानी कंकाल मिले। लेकिन दोस्तों, ये शहर मुर्दों का नहीं, बल्कि अपने समय के सबसे जिंदा दिल और विकसित लोगों का शहर था। ये दुनिया की सबसे पुरानी नियोजित शहरी सभ्यताओं में से एक था। लगभग 200 हेक्टेयर में फैला ये शहर उस समय का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था। आज ये सब खंडहर हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि इन खंडहरों को देखकर ही इनके खूबसूरती का अंदाजा लगाया जा सकता है। मोहनजोदड़ो की जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इसकी टाउन प्लानिंग। सोचिए, 5000 साल पहले ग्रिड स्टाइल, पूरा शहर ग्रिड स्टाइल में बसा था। मतलब सड़कें सीधी थीं और एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थीं, जैसे आज के आधुनिक शहरों में होता है। शहर के 2 हिस्से, शहर 2 टीलों पर बसा था। गढ़, ये एक छोटा लेकिन ऊंचा टीला था। इसे आप उस समय का वीआईपी एरिया समझ सकते हैं। यहाँ सभी बड़ी और सार्वजनिक इमारतें थी। निचला शहर, ये बड़ा और थोड़ा नीचे बसा हुआ इलाका था, जहाँ आम नागरिक रहते थे। लेखक बताते हैं कि जब वो इन चौड़ी चौड़ी सड़कों पर चलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो किसी वाहन की आवाज सुनाई दे रही हो। ये उनकी कल्पना है जो हमें उस दौर में ले जाती है। चलिए अब हम वीआईपी एरिया यानी गढ़ की सैर करते हैं। बौद्ध स्तूप, सबसे पहले यहाँ एक 25 फुट ऊंचा चबूतरा है जिस पर एक बौद्ध स्तूप बना है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये स्तूप सिंधु सभ्यता के 2500 साल बाद बनाया गया। मतलब ये सभ्यता के बिखरने के बाद बना। ये स्तूप मानो मोहनजोदड़ो के खंडहरों पर एक मुकुट की तरह खड़ा है। और अब हम आ गए हैं इस शहर के सबसे बड़े अजूबे के पास, महाकुंड। ये सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं था, ये 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां हैं। सबसे कमाल की बात, ये पक्की ईंटों से बना है और पानी रिस ना जाए, इसके लिए चूने और चारकोल के गारे का इस्तेमाल हुआ है। ये उस समय की वाटरप्रूफिंग टेक्नोलॉजी थी। इसके चारों तरफ छोटे छोटे 8 बाथरूम और कपड़े बदलने के कमरे बने थे। माना जाता है कि ये किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान या सामूहिक स्नान के लिए इस्तेमाल होता था। लेखक इसे जल संस्कृति का एक बेहतरीन नमूना मानते हैं। अन्नागार, इसी के पास मिले हैं बड़े बड़े हॉल, जिन्हें हम आज के गोदाम या वेयरहाउस कह सकते हैं। ये टैक्स के रूप में जमा किए गए अनाज को रखने के लिए बनाए गए थे। इनमें हवा आने जाने के लिए जो सिस्टम बनाया गया था वो कमाल का था, ताकि अनाज खराब ना हो। अब चलते हैं निचले शहर में, जहाँ आम लोग रहते थे। यहाँ की हर बात हमें उनके अनुशासन और समझदारी की कहानी सुनाती है। घर की बनावट, ज्यादातर घर पक्की ईंटों से बने थे। और क्या आप जानते हैं, सभी ईंटें 1:2:4 के अनुपात में थी। मतलब पूरे शहर में एक ही स्टैंडर्ड साइज की ईंटें इस्तेमाल होती थी। किसी भी घर का दरवाजा मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था। क्यों? शायद धूल मिट्टी से बचने के लिए या फिर प्राइवेसी के लिए। जल संस्कृति का असली रूप, लेखक इस सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहते हैं, इसका असली जवाब यहाँ मिलता है। कुएं, शहर में लगभग 700 कुएं थे। मतलब लगभग हर 3 घरों के लिए कुआं। ढकी हुई नालियां, हर घर में अपना बाथरूम था और घर का गंदा पानी ढकी हुई नालियों के जरिए शहर के बाहर जाता था। सोचिए, 5000 साल पहले कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। सफाई को लेकर वो लोग कितने जागरूक थे। अब सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े और अनुशासित शहर को चलाता कौन था? क्या कोई राजा था? कोई महल नहीं,
हैरानी की बात यह है कि खुदाई में कोई बड़ा राजमहल, कोई भव्य मंदिर या राजा की समाधि नहीं मिली है। हथियार नहीं, जो औजार मिले हैं वो खेती और कारीगरी के हैं। लड़ाई के हथियार बहुत कम हैं। समाज पोषित सभ्यता, इससे लेखक ये अंदाजा लगाते हैं कि ये सभ्यता राज पोषित यानी राजा द्वारा शासित या धर्म पोषित यानी धर्मगुरुओं द्वारा शासित नहीं थी। ये एक समाज पोषित सभ्यता थी जहां लोग खुद अनुशासन और नियमों से चलते थे। खुदाई में मिली 2 छोटी मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। नर्तकी, कांसे की ये छोटी सी मूर्ति एक आत्मविश्वास से भरी लड़की की है। याजक नरेश, पत्थर की ये मूर्ति जिसके चेहरे पर दाढ़ी है और उसने एक सुंदर शॉल ओढ़ी है। ये दिखाता है कि वे लोग कितने बड़े कला के पारखी थे। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में आज एक छोटा सा म्यूजियम है जिसमें कुछ सुइयां, मिट्टी के बर्तन और मोहरें रखी हैं। ज्यादातर कीमती और बड़ी चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और यहाँ तक कि लंदन के म्यूजियम में भेज दी गई हैं। लेखक को इस बात का दुख है कि हमारी विरासत की सबसे अनमोल चीजें आज हमसे दूर हैं। और अंत में सबसे बड़ा रहस्य, आखिर इतनी विकसित सभ्यता का अंत कैसे हुआ? क्या कोई बाढ़ आई थी? क्या किसी ने हमला किया या मौसम बदल गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका पक्का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, अतीत में दबे पांव सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये 5000 साल पुराने आईने में खुद को देखने जैसा है। ये हमें सिखाता है कि अनुशासन, सामुदायिक भावना और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर एक महान सभ्यता का निर्माण कैसे किया जा सकता है। ओम थानवी जब उन खंडरों पर चलते हैं तो उन्हें किसी की आहट नहीं सुनाई देती, लेकिन उन्हें उन लोगों के पांवों के निशान जरूर महसूस होते हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए दब गए। उम्मीद है कि इस सफर ने आपको रोमांचित किया होगा और अब ये चैप्टर आपके लिए पानी की तरह साफ हो गया होगा। इस सभ्यता के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।